नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल LB कौशिक पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं एक ग्रामीण परिदृश्य की कहानी, जिसका शीर्षक है पंच परमेश्वर। इस कहानी के लेखक हैं सुप्रसिद्ध लेखक श्री मुंशी प्रेमचंद जी। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं उनकी कहानी पंच परमेश्वर। अलगू चौधरी और जुम्मन शेख बहुत अच्छे दोस्त और एक दूसरे को बहुत ही सम्मान और इज्जत देने वाले दोस्त। कुछ लेन देन में भी साझा था और खेती बाड़ी में भी। मित्रों, एक को दूसरे पर अटल विश्वास था। जुम्मन शेख जब जज घर को जाते तो वो सारा कार्य अलगू चौधरी को सौंप देते, और अलगू चौधरी जब कहीं बाहर जाते तो खेत बाड़ी का सारा जिम्मा जुम्मन शेख का रहता। उनमें न खाना पाना का व्यवहार था और ना ही धर्म का नाता। केवल विचार मिलने से ही मित्रता का मूल मंत्र ये विचार था। इस मित्रता का जन्म उस समय हुआ जब जुम्मन मियाँ के पिता श्री जुमराती जी इनको शिक्षा प्रदान करते थे। अलगू ने गुरुजी की बहुत सेवा की, खूब प्याले धोए, उनका हुक्का एक क्षण के लिए भी ठंडा न होने दिया, क्योंकि प्रत्येक चिलम अलगू को आधे घंटे की किताबों से अलग कर देती थी। अलगू के पिता पुराने विचारों के व्यक्ति थे, शांत थे, मगर जुमराती से एक स्वयं आशीर्वाद के कायल न थे। उन्हें अपने सोटे पर अधिक भरोसा था और उसी सोटे के प्रताप से आज पास के गांव में जुम्मन की पूजा होती थी। उनके लिखे हुए रहनामे और बैनामे कचहरी का मोहर भी नहीं उंगली उठा सकता था। हल्के का डाकिया, कांस्टेबल और तहसीलदार, एक चपरासी, सब उनकी कृपा की आकांक्षा रखते थे। अतएव अलगू का सम्मान उनके धन के कारण था, तो जुम्मन शेख अपनी अनमोल विद्या की वजह से ही सबके आदर पात्र बने हुए थे। इधर जुम्मन मियाँ की एक खाला थी और उनके पास कुछ मिल्कियत भी थी, पर उनके निकट का कोई संबंध ही न था। तो जुम्मन मियाँ ने उनसे लंबे चौड़े वादे करके वो मिल्कियत अपने नाम लिखवा ली। जब तक दान पत्र की रजिस्ट्री न हुई तब तक खाला की पूरी सेवा होती, पुलाव हलवे बनाए जाते और प्यार से ध्यान स्नान होता। मगर जैसे ही रजिस्ट्री हुई तो जुम्मन की पत्नी करीमन ने खाला की सेवा बंद कर दी और उनको खाने के साथ साथ कुछ कड़वे पकवान भी सालन की तरह देने लगी। जुम्मन शेख भी निष्ठुर हो गए। अब बेचारी खाला जान को प्राय नित्य ही ऐसी बातें सुनने को मिलती थी। बुढ़िया न जाने कब तक जिंदा रहेगी, 2-3 बीघे ज़मीन क्या दे दी, मानो मोल ले लिया है। बघारी दाल के बिना रोटियां नहीं उतरती। जितना रुपया इनके पेट में झोंक चुके उतने में तो पूरा गांव ही खरीद लेते। कुछ दिन खाला जान ने सुना, सहा, पर जब न सहा गया तो जुम्मन से शिकायत की। जुम्मन ने स्थानीय गृहचारी गृहस्वामी को प्रबंध देना उचित न समझा। कुछ दिन तक इसी तरह खाला अपना काम चलाती रहीं। फिर एक दिन जुम्मन को उन्होंने कहा कि जुम्मन बेटा, तुम्हारे साथ निर्वाह न होगा, तुम मुझे रुपए दे दिया करो, मैं अपना पका खा लूँ। जुम्मन ने धृष्टता से कहा, रुपए यहाँ फलते हैं क्या? खाला ने नम्रता से कहा, मुझे कुछ रूखा सूखा चाहिए भी, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही जी लूँगी। जुम्मन ने गंभीर स्वर में कहा, तो कोई यह थोड़े ही समझता है कि तू मौत से लड़कर आई है, चारा का नाम नहीं लेती। खाला बिगड़ गई। उन्होंने पंचायत करने की धमकी दी। जुम्मन हंस दिया और बोला कि जाओ, जिससे शिकायत करनी है कर लो। जिस तरह कोई शिकारी हिरण को जाली की तरफ धकेल देता है, उसी तरह वह बोले, हाँ ज़रूर पंचायत करो, फैसला हो जाए। मुझे तो रात दिन की खटखट पसंद है नहीं। पंचायत में किसकी जीत होगी, यह विषय तो जुम्मन के लिए बहुत ही संदेह न था। आसपास के गांव में कौन था उसके खिलाफ बोलने वाला? कोई ऐसा नहीं, कोई शायद ही ऐसा हो जो उसका ऋणी ना हो, और किसकी हिम्मत थी जो उसकी शत्रुता बने।
किसके इतना बल था जो उसका मामला उठाकर आसमान के फरिश्ते तो पंचायत करने आएंगे नहीं, आएंगे तो आदमी ही। भला ही कोई ऐसा आदमी ना होगा जिसके पास सामने बुढ़िया ने दुख के आंसू ना बहाए थे। किसी ने भी तो अपनी मन से ही हाँ कह दी और किसी ने अन्याय पर जमाने को गालियाँ दे डाली। कब्र से पांव लटके हुए हैं, आज मरे कल दूसरा दिन, पर हवस नहीं जाती। अब तुम्हें क्या चाहिए? 2 रोटी खाओ, अल्लाह का नाम लो। तुम्हें अब खेती बाड़ी से क्या लेना है? कुछ ऐसे सज्जन भी थे जिन्हें हास्य रस के रसवादन का अच्छा अवसर मिला। झुकी हुई कमर, पोपला मुंह, सन जैसे सफ़ेद बाल। जब सारा इतना सामान इकट्ठा हो तो हंसी किसे ना आए। कुछ ऐसे न्यायप्रिय दयालु व्यक्ति भी थे जिन्होंने खाला की बात को गंभीरता से सुना और उन्हें सांत्वना भी दी। चोरी और शीरा जोरी वाली बात हुई। चारों ओर घूमकर जब बेचारी खाला आखिर में अलगू चौधरी के पास पहुंची, लाठी पटकती और दम लेकर बोली कि दम भर के लिए तुम भी पंचायत में आ जाना बेटा। अलगू बोला, मुझे क्यों बुला रही हो? क्या करोगी मुझे बुलाकर? इतने गांव के आदमी जो आ रहे हैं। खाला बोली, भैया विपदा तो सबको सुना दी है, पर आने ना आने का अधिकार तो उनका है ना। अलगू, यूं आने को ना आऊँगा मगर पंचायत में मुंह न खोलूँगा। खाला बोली, क्यों बेटा, अब इसका क्या दूँ? तुम्हें तो पता है मेरा और जुम्मन का पुराना याराना है, उससे बिगाड़ नहीं कर सकता। खाला बोली, बेटा क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे? हमारे सोए हुए धर्म ज्ञान की सारी संपत्ति लुट जाए तो उसे खबर नहीं होती, परंतु ललकार सुनकर वह सचेत हो जाता है और कोई उसे जीत नहीं सकता। अलगू इस सवाल का कोई उत्तर न दे सका, पर उसके हृदय में यह शब्द गूंज रहे थे, क्या बिगाड़ की वजह से ईमान की बात न कहोगे? जैसा कि खाला ने कहा। संध्या के समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। शेख जुम्मन ने पहले से ही फर्श बिछा रखा था। उन्होंने पान, इलायची, हुक्के आदि का इंतजाम भी किया हुआ था। वह स्वयं अलबत्ता अलगू चौधरी के पास दूर बैठा हुआ था। वह पंचायत में कोई आता तो वह दुआ सलाम करता और स्वागत करता। जब सूर्य अस्त हो गया और चिड़ियों की कलरव युक्त पंचायत पेड़ों पर बैठी, तब पंचायत शुरू हुई। फर्श की एक एक उंगल जमीन भर गई थी, परंतु सब दर्शक ही थे। हाँ, कुछ महानुभाव ऐसे आए जो निमंत्रित थे और जिनको जुम्मन से कोई कसर बैर निकालना था। पंचो, आज 3 साल हुए मैंने अपनी ज़मीन जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी। इसे आप लोग जानते ही हैं, खाला ने कहा। जुम्मन ने मुझे ताहयात रोटी कपड़ा देना कबूल किया। साल भर तो मैंने इसके साथ रो धोकर काटा, पर अब रात दिन का रोना शुरू हो गया है जो मुझसे सहा नहीं जाता। न पेट की रोटी मिलती है, न तन का कपड़ा। बेकस बेवा हूँ, कचहरी दरबार नहीं कर सकती, तुम्हारे सिवा और किसको अपना दुख सुनाऊं? तुम लोग जो सारे राह निकालोगे वह मंजूर है। अगर मुझसे कोई ऐसे देखो तो मेरे मुंह पर थप्पड़ मारो। जुम्मन में बुराई दिखे तो समझाओ क्यों एक बेकस की आह लेता है। मैं पंचों का हुक्म सिर माथे पर लगाऊंगी। रामधन मिश्र, जिनके कई असामियों को जुम्मन ने अपने गांव में बसा लिया था, बोले, जुम्मन मियाँ किसे पंच बनाओगे? अभी इसका निपटारा किए देते हैं, फिर भी कुछ वही मानना पड़ेगा। ऐसा करते हुए जुम्मन ने इस समय सदस्यों में विशेषकर वही लोग दिखे जिनसे उनका लगाव नहीं था। सबका कुछ न कुछ वैमनस्य था। इस तरह से जुम्मन ने चालाकी से बोला कि पंचों का हुक्म अल्लाह का हुक्म है। खाला जान जिसे बदें, मुझे कोई उज़र नहीं है। खाला ने चिल्लाकर कहा कि रे अल्लाह के बंदे, पंचों का नाम क्यों नहीं देता? मुझे कुछ भी तो मालूम नहीं।
जुम्मन ने क्रोध से कहा, इस वक्त मेरा मुंह न खुलवाओ, तुम्हारी बन पड़ी है, जिसे चाहो पंच बदो। खालाजान जुम्मन के आक्षेप को समझ गईं। वह बोली, मेरा खुदा गवाह है, पंच न किसी के दोस्त होते हैं न किसी के दुश्मन। कैसी बात करते हो, और तुम्हारा किसी पर विश्वास हो न हो, लेकिन अलगू चौधरी को तो मानते हो। मैं उन्हीं को अपना पंच बदती हूँ। जुम्मन शेख आनंद से विभोर हो गया, परंतु भावों को छिपाकर बोला, अलगू ही सही, मेरे लिए जैसे रामधन वैसे अलगू। खाला ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचेगा। पंच के दिल खुदा बसता है। पंचों के मुंह जो बात निकलती है वह खुदा की तरफ से निकलती है। अलगू चौधरी सरपंच हुए। रामधन मिश्र और जुम्मन दूसरे विरोधियों ने बुढ़िया को मन से बहुत कोसा। अलगू चौधरी बोले, शेख जुम्मन, हम और तुम पुराने दोस्त हैं। तुम काम पड़ा, तुमने हमारी मदद की, और हमसे बनी तो हमने की, मगर इस समय तुम और खाला हमारे लिए बराबर हो। बूढ़ी खाला हमारी निगाह में बड़ी बूढ़ी हैं। तुमसे पंचों को जो कुछ अर्ज करना है तुम कर सकते हो। जुम्मन को पूरा विश्वास था कि अब बाजी मेरी है। अलग यह दिखावे की बातें कर रहा है, अतएव शांत चित्त होकर बोले, पंचों, 3 साल का मैं अपनी औकात से मैं अपनी खाला की सेवा करता रहा। मेरे घर में खाला को कोई कमी न थी, और मैं इस बात के पक्ष में नहीं हूँ कि मैं खाला को खर्च दूँ, और ना ही मेरी इतनी हिम्मत है। इसके अलावा हिब्बा नामे में माहवार खर्च का कोई जिक्र भी नहीं है, नहीं तो भूल कर भी इसे झमेले में न पड़ता। बस मुझे यही कहना है, आइंदा पंचों का अख्तियार है, जो फैसला चाहे करें। अलगू चौधरी को हमेशा कचहरी में काम पड़ता था, अतः वह कानूनी आदमी था। उसने जुम्मन से जिस तरह शुरू की, एक एक प्रश्न का जुम्मन के हृदय पर हथौड़े की तरह चोट की। लगता था जैसे आज अलगू चौधरी उसे हरा देगा। रामधन मिश्र इस प्रश्नों का उत्तर जानते थे। जुम्मन चकित थे, और अलगू को क्या हो गया है? अभी वह अलगू मेरे साथ बैठी खाला का क्यों साथ दे रहा है? इतनी देर में क्या काया पलट हो गई? अभी तो मेरे साथ बैठा मेरे फायदे की बात कर रहा था, अब ये क्यों जड़ खोद रहा है? न मालूम कब का बदला ले रहा है। क्या इसने दिनों की दोस्ती कुछ भी काम ना आएगी? जुम्मन शेख तो इसी संकल्प विकल्प में पड़े हुए थे। इससे भी अलगू ने फैसला सुना दिया। जुम्मन शेख, पंचों ने इस मामले पर यह फैसला लिया। उन्हें यह नीति संगत मालूम होता है कि खालाजान को माहवार खर्च दिया जाए। हमारा विचार है, खाला की जायदाद से इतना मुनाफा अवश्य होता है, माहवार खर्च दिया जा सके। बस यही हमारा फैसला है। अगर जुम्मन को खर्च देना मंजूर न हो तो हिब्बानामा रद्द समझा जाए। यह फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में आ गया। वे अपना मित्र हो, शत्रु का व्यवहार करे, यह सब ठीक नहीं। ये तो गले पर छुरी फेर दी। समय के हेर फेर के सिवाय और क्या कहूँ? जिसे यह पूरा भरोसा था कि वह मेरा है, वह दूसरे का हो गया। ऐसे ही अवसरों पर झूठे सच्चे मित्रों की परीक्षा होती है। यही कलयुग की दोस्ती है। अगर लोग ऐसे कपटी धोखेबाज न होते तो देश आपत्तियों को प्रकोप क्यों होता? यह हैजा प्लेग आदि व्याधियाँ दुष्कर्मों के ही दंड हैं। उधर रामधन मिश्र और अन्य सभी अलगू चौधरी की नीति परायणता का खूब बखान कर रहे थे और कह रहे थे कि इसी को पंचायत कहते हैं। देखिए, दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन धर्म का पालन अपनी जगह है। ऐसे ही सत्यवादियों के बल पर पृथ्वी ठहरी है, अन्यथा कब की रसातल में चली गई हो। इस फैसले ने अलगू और जुम्मन की दोस्ती की जड़ हिला दी। अब वे साथ साथ बातें करते हुए नहीं दिखते थे। इतना पुराना याराना ख़त्म होता दिखाई दे रहा था। सत्य का एक झोंका नहीं सह सका। सचमुच यह बालू की ही ज़मीन पर खड़ा था। उनमें अब शिष्टाचार से अधिक व्यवहार होने लगा। एक दूसरे को आव भगत ज़्यादा करने लगे। वे मिलते जुलते मगर उसी तरह जैसे तलवार में ढाल मिलती है।
जुम्मन के चित्त से मित्र की कुटिलता आठों पहर खटकती रहती। उसे हर घड़ी यही चिंता रहती थी कि यह बदला लेने का अवसर कब मिलेगा। इस तरह से जुम्मन के मन में पाप आ गया। अलगू चौधरी के बटेसर से आए हुए बैल, जो अच्छी जाति के सुंदर बड़े बड़े सींगों वाले थे, उनको देखने के लिए आसपास के गांव के लोग काफ़ी आए। देवयोग से पंचायत के 1 महीने बाद इस जोड़ी का एक बैल मर गया और जुम्मन दोस्तों से कहा कि यह सब दगाबाजी की सज़ा है। इंसान सब्र भले ही कर ले, परंतु खुदा नेक बंद सब देखता है। अलगू को संदेह हुआ कि जुम्मन ने बैल को विष दिला दिया है। चौधराइन ने भी जुम्मन पर इस दुर्घटना का दोषारोपण किया। चौधराइन और करीमन इस विषय पर एक दिन खूब वाद विवाद किया। दोनों देवियों ने शब्द बाहुल्य की नदी बहा दी। व्यंग, व्यक्तोक्ति, अन्योक्ति एवं उपमा आदि अलंकारों से बातें हुईं। जुम्मन ने किसी तरह से शांति स्थापित की। उन्होंने अपनी पत्नी को डांट डपट कर समझा दिया। वह उसे उस रणभूमि से हटा भी ले गए। अलगू चौधरी ने समझाने बुझाने का काम अपने तर्कपूर्ण सोटे से लिया। अब अकेला बैल किस काम का। अलगू ने उसका जोड़ बहुत ढूंढा, मगर कहीं पर न मिला। निदान यह सलाह ठहरी कि इस बैल को बेच देना चाहिए और दूसरे बैलों की जोड़ी खरीद कर अपनी खेतीबाड़ी में इस्तेमाल करनी चाहिए। इस तरह से अलगू चौधरी ने मन पक्का किया कि इस बैल को बेच दूंगा। गांव में एक समझू साहू था। वह इक्के गाड़ी का काम करता था। गांव से गुड़ घी लाद कर मंडी में ले जाते, मंडी से तेल नमक भरकर गांव वालों को बेचते। इस बैल पर उनका मन लहराया। उन्होंने सोचा, यह बैल हाथ लगे तो दिन भर में बेखटके 3 खेप तो हो जाएंगी। आजकल तो एक ही खेप में लाले पड़े रहते हैं। बैल देखा, गाड़ी में दौड़ाया, बाल भौरी की पहचान कराई, मोल तोल किया और उसे लाकर दरवाजे पर बांध दिया। इस महीने दाम चुकाने का वादा ठहरा। चौधरी को भी गर्ज सी घाटे की परवाह न की और समझू को अपना बैल सौंप दिया। समझू साहू ने नया बैल पाया और लगे उसे रगड़ने। वह दिन में 3-3 बार 4-4 बार खेप करते। न चारे की फिक्र थी न पानी की, बस खेतों में काम था। मंडी गए, वहाँ से कुछ सूखा भूसा सामने डाल दिया। बेचारा जानवर अभी दम भी न ले पाता कि फिर जोत दिया। अलगू चौधरी ने कहा था कि चैन की बंसी बजती थी। बैल राम छठे छमाहे कभी बहली में जोते जाते थे। खूब उछलते कूदते और कोसों तक दौड़ते रहते। वहाँ से बैलराम का रातिब था। माँ पानी, दही दालें, अरहर की दाल, भूसे के साथ खली और कभी कभी घी का स्वाद भी मिल जाता था। इस तरह से एक एक पग चलना दूभर हो रहा था। हड्डियाँ निकल आई थीं, पर वह पानीदार मार कर बर्दाश्त न करता था। एक आदमी कितना किसी बैल को जोत सकता है। एक दिन चौथी खेप में साहू ने दूना बोझ डाला। दिन भर का थका जानवर पैर न उठते थे, फिर भी गाड़ी खींच रहा था। खींचते खींचते एक समय ऐसा आया कि बैल ने सोचा कि थोड़ा सा दम ले लूं, मगर साहू उसे जल्द पहुंचने की जल्दी थी और उसने और ज़ोर से बैल को मारना शुरू किया। जैसे ही बैल को फटकारता, बैल एक बार फिर से जोर लगाया और उसके बाद गिर गया। वह धरती पर गिरा और ऐसा गिरा कि फिर उठ न सका। साहू जी ने उसको खूब टांग से पकड़ा, खींचा, नथनों में लकड़ी ठूस दी, कहीं मृतक भी कहीं उठता है क्या। तब साहू जी ने शक हुआ। उन्होंने बैल को गौर से देखा। बैल को गाड़ी से अलग किया और वह रात जगा करने की सोचने लगा। कई चिलम पी गया, हुक्का पी गया और पौ फटते ही नींद खुली। अब पछाड़ खाने लगा। प्रातःकाल उसने देखा कि उसकी कोई थैली गायब है।
कुछ सामान भी गायब है, कनस्तर तेल भी गायब है। वह घबरा गया और बिलखते बिलखते घर पहुंचा। साहूबाइन ने जब यह बुरी खुशखबरी सुनी तो वह भी अलगू को गालियां देने लगी। निगोड़े ने कुलच्छनी बैल दिया कि जन्म भर की कमाई लूट गई। इस घटना को कई महीने बीत गए। अलगू जब बैल के पैसे मांगने के लिए गया तो साहूबाइन और साहू दोनों उस पर कुत्ते की तरह चढ़ बैठते और अंड बंड बकने लगते। अब अंत में अलगू ने इसमें कोई बुद्धिमत्ता नहीं देखी और अब सुनचितकों के पास गए। उन्होंने कहा कि साहू पर केस कर दो, साहू ने तुम्हारा बहुत कुछ बिगाड़ दिया है। आखिरकार ये फैसला हुआ कि पंचायत में यह बात रखी जाए। अलगू ने पंचायत की तैयारियां की। दोनों पक्षों में अपने अपने दल बनाने शुरू किए और तीसरे दिन पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। रामधन मिश्र और अन्य सभी बुलाए गए मौजूद थे। रामधन मिश्र ने कहा कि देर काहे की, चलिए बताइए पंचों का चुनाव क्यों ना हो। पंचों का चुनाव कीजिए और पंचायत का कार्य समापन करिए। जुम्मन शेख चुपचाप एक तरफ बैठे हुए थे। तो जैसे ही रामधन मिश्र ने कहा कि चौधरी बोलो पंच कौन होगा, तो अलगू चुप बैठा रहा और बड़े दबे स्वर में कहा कि साहू जी ही चुन लें। तो साहू ने कड़क कर बोला कि मेरी तरफ से जुम्मन शेख सरपंच होंगे। जुम्मन शेख के मन में भी सरपंच का उच्च स्थान ग्रहण करते ही अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। उसने सोचा, मैं इस वक्त न्याय और धर्म के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूँ। मेरे मुंह से इस समय जो कुछ निकलेगा वह देववाणी के सदृश है और देववाणी में मेरे मनोविकारों का कदापि समावेश न होना चाहिए। मुझे सत्य से जी भरकर नहीं टलना है। पंचों के दोनों पक्षों में सवाल जवाब शुरू किए। बहुत देर तक दोनों दल अपने अपने पक्ष का समर्पण करते रहे। इस विषय में तो अब सहमत थे कि समझू को बैल का मूल्य देना चाहिए, परंतु वो महाशय इस कारण रियायत करना चाहते थे कि बैल मर जाने से समझू को हानि हुई। उसके प्रतिकूल 2 सभ्य मूल के अतिरिक्त साहू को दंड भी देना चाहते थे, जिससे फिर किसी की पशुओं के साथ इस तरह निर्दयता न हो। अंत में जुम्मन ने फैसला किया, अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले पर गौर किया और यह समझना उचित है कि समझू साहू चौधरी को पूरे दाम दे। जिस वक्त उन्होंने बैल लिया कोई मारी नहीं थी। अगर उसी समय दाम दे दिए होते तो ये बात आगे नहीं आती। बैल की मृत्यु केवल इस कारण से हुई कि बड़ा कठिन परिश्रम लिया गया और उसके दाने का कोई प्रबंध न किया गया। रामधन मिश्र बोले, समझू ने बैल को जानबूझकर मारा है, अतएव उसे दंड देना चाहिए। जुम्मन बोले, यह दूसरा सवाल है, हमको इससे कोई मतलब नहीं। झगड़ू साहू ने कहा, समझू के साथ कुछ रियायत होनी चाहिए। जुम्मन बोले, यह अलगू चौधरी की इच्छा पर निर्भर करता है, वह रियायत करे तो उसकी भल मनसाहत होगी। अलगू चौधरी फूले न समाये तो उठ खड़े हुए और ज़ोर ज़ोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय। इसके साथ ही चारों ओर प्रतिध्वनि हुई, पंच परमेश्वर की जय। यह मनुष्य का काम नहीं, पंच में परमेश्वर वास करते हैं, यह उन्हीं की महिमा है। पंच के सामने खोटे को कौन खड़ा कर सकता है। मित्रों, इस प्रकार से समझू साहू ने अलगू चौधरी को पूरे दाम दिए और पंच सभी फैसला सुनाकर अपने अपने स्थान को चले गए। दोस्तों, इस प्रकार कहानी संपन्न हुई। मैं आगे फिर मिलता हूँ आपसे नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।